अब स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारा चैप्टर है उसका नाम है भू आकृतियाँ और उनका विकास। तो जो है जो भू आकृतियाँ और उनका विकास है, तो पृथ्वी के धरातल का निर्माण करने वाले पदार्थ पर अपक्षय की प्रक्रियाओं के पश्चात जो अपक्षय की प्रक्रियाएं के प्रकार के कारक जो हैं वो हैं क्या है, प्रवाहित जल है, भूमिगत जल है, वायु है, हिमनद है और तरंग अपर्दन करते हैं। यह आप जानते ही हैं कि अपर्दन धरातलीय स्वरूप को बदल देता है और निक्षेपण प्रक्रियाएं अपर्दन प्रक्रियाओं का परिणाम है और निक्षेपण से भी धरातलीय स्वरूप का परिवर्तन आ जाता है। धरातलीय स्वरूप निक्षेपण होगा, धरातलीय में परिवर्तन आ जाएगा। इसमें हमें याद रखने वाली बात क्या है कि जो प्रवाहित स्थलाकृतियों का निर्माण कैसे होता है, किस कारण से होता है, तो वो है प्रवाहित जल, भूमिगत जल, वायु, हिमनद और तरंग अपर्दन। हमको इन्हीं को पढ़ना होगा आगे चल के। तो चूंकि यह अध्याय भू आकृतियों और उनके विकास से संबंधित है, अतः सबसे पहले यह जानने की भू आकृति क्या है। व्हाट इज भू आकृति मतलब लैंडफॉर्म। साधारण शब्दों में छोटे से मध्यम आकार के भूखंड भू आकृति कहलाते हैं। वो क्या कर रहा है, छोटे शब्दों में मतलब कि जो छोटे और मध्यम आकार के जो भूखंड होते हैं, जैसे कि केव्स हो गई, तो उनको हम क्या कहते हैं, भू आकृतियां कहते हैं। तो आगे चलें तो आगे लिखा, अगर पृथ्वी के छोटे से मध्यम आकार के स्थलखंड को भू आकृति कहते हैं तो भूदृश्य क्या है। बहुत सी संबंधित भू आकृतियां मिलके जो है ना, अब वो कह रहा कि बहुत सी संबंधित भू आकृतियां मिलके एक भूदृश्य का निर्माण करती हैं। जो कि जैसे केव्स हैं, केव्स में स्टैग्लोमाइट होता है, स्टैग्लोटाइट भी होता है, उसमें स्तंभ भी होती हैं, कंदराएं, गुफाएं, तो ये सब मिलके एक पूरा क्या बनाते हैं, भूदृश्य बना देते हैं। तो जो भूतल के विस्तृत भाग हैं, प्रत्येक भू आकृति को अपनी भौतिक आकृति, आकार और पदार्थ होते हैं, जो कि कुछ भू आकृतियां एवं उनके कारकों द्वारा निर्मित हैं। अधिकतर भू आकृतिक प्रक्रियाएं धीमी गति से कार्य करती हैं और इसी कारण उनके आकार बनने में लंबा समय लगता है। प्रत्येक भू आकृति एक प्रारंभ होता है। भू आकृतियों के एक बार बनने के बाद उनके आकार, आकृति और प्रकृति में बदलाव आ जाता है। अगर जो आकृति एक बार बन गई तो उसमें फिर आकार में, आकृति में, प्रकृति में बदलाव आएगा, दिन प्रतिदिन आता ही जाएगा। जो भू आकृतिक प्रक्रिया और कार्यकर्ताओं के लगातार धीमे अथवा तेज गति के कारण होता है। जलवायु संबंधी मतलब स्थलाकृतियां जो छोटे से मध्यम आकार के भूखंड होते हैं, और भूदृश्य क्या होते हैं, बहुत सी स्थलाकृतियों से मिलकर जो बनती हुई हैं। अब है स्थलाकृतियां, आगे जाके हमें पढ़ना पड़ेगा। तो स्थलाकृतियां हैं जो भौतिक आकृति, आकार व पदार्थ होता है। पदार्थ से मतलब प्रत्येक उनकी यही होते हैं। तो जो स्थलाकृति का निर्माण होता है, वो प्रक्रिया जो गति होती है वो धीमी गति से होता है, यही सब लिखा होगा आगे। तो परिवर्तनशील होती हैं, तेज और धीमी गति के कारण होती हैं और भू आकृतिक रूपांतरित होते हैं। जिस जलवायु संबंधी बदलाव, वायु राशियों के ऊर्ध्वाधर व क्षैतिज संचलन के कारण भू आकृतिक प्रक्रिया में गहनता से या स्वयं की प्रक्रियाएं स्वयं परिवर्तित हो जाती हैं, जैसे भू आकृतियां रूपांतरित होती हैं। विकास का यह अर्थ भूतल के एक भाग या एक भू आकृति का दूसरी भू आकृति में या एक भू आकृति की एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होने की अवस्था में है। इसका अभिप्राय यह है कि प्रत्येक भू आकृति के विकास का इतिहास है और समय के साथ इसका परिवर्तन भी हुआ है। एक स्थल रूप विकास की अवस्थाओं से गुजरता है, जिसकी तुलना में जीवन की आवश्यकताएं हैं। मतलब जैसे नदी के बारे में जीवन की अवस्थाएं होती हैं, तो उसमें एक जैसे युवा अवस्था होती है, एक प्रौढ़ अवस्था, एक वृद्धावस्था। मेनली हर एक चीज़ की तीन ही अवस्थाएं मान ली जाती हैं कि कोई पहले युवा होता है, फिर वो प्रौढ़ होता है, फिर वृद्धावस्था में जाता है। भू आकृतियों के विकास के दो महत्वपूर्ण पहलू हैं। भूतल के लगातार बदलते ऐतिहासिक विकास को समझना अत्यंत आवश्यक है। जो भूतल का लगातार जो विकास हो रहा है, जो जिससे वो बदल रहे हैं, उसके इतिहास को जानना बहुत जरूरी है, ताकि इसको असंतुलित किए बिना भविष्य में इसकी संभावनाओं को कम किए बिना इसका प्रभावशाली रूप से उपयोग किया जा सके। मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट की हर जगह बात चल रही है।
जो भू आकृति विज्ञान भूतल के इतिहास का पुनर्अध्ययन है, जिसके आकार, पदार्थ और प्रक्रियाओं जिस जिनसे यह भूतल निर्मित है का अध्ययन किया जाता है। भूतल पर परिवर्तन अनेक भू आकृतिक कारकों के द्वारा किए गए अपरदन से होता है। निसंदेह निक्षेपण प्रक्रियाएं भी बेसिन, घाटियों, निचले स्थल रूपों को भरकर धरातलीय स्वरूपों में परिवर्तित करती हैं। अपरदन के पश्चात निक्षेपण होता है। निक्षेपित तल भी फिर से अपरदित होते हैं। प्रभावित जल, भूमिगत जल, हिमनद, पवनें, तरंग प्रबल अपरदनकारी निक्षेपणकारी कारक जिसके साथ अपेक्षा बृहद क्षण भी सहायक होकर भूतल को आकार देते हैं, बदलते हैं। ये भू आकृतिक कारक लंबे समय तक कार्य करते हुए क्रमबद्ध बदलाव सिस्टमेटिकली बदलते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप स्थल रूपों या क्रमिक सिक्वेंशियल विकास होता है। प्रत्येक भू आकृतिक कारक एक विशेष प्रकार का स्थल रूप समुच्चय बनाता है। यही नहीं, प्रत्येक प्रक्रिया व कारक अपने द्वारा बनाए गए स्थल रूपों पर अपनी एक अनोखी छाप छोड़ते हैं। आप जानते हैं कि अधिकतर, अब इसमें मैं ज़्यादा नहीं समझा रहा हूँ क्योंकि आपको ये तो समझाने की ज़रूरत है नहीं कि अगर यूपीएससी पूछता है ये लाइन डाल दिया तो यही नहीं, मतलब कि वो ये अगर वो कहेगा कि केवल प्रत्येक प्रक्रिया या कारक अपने द्वारा बनाए गए स्थल रूपों पर अपनी एक अनोखी छाप छोड़ते हैं, तो ऐसा तो है नहीं। तो यही नहीं है, बहुत सारे कारक हैं कि केवल एक ही कारक है कि जो ऐसा करता है। तो ये सिर्फ स्टैंडिंग वाली चीज़ें, अंडरस्टैंडिंग वाली चीज़ें होती हैं। जैसे ये अधिकतर भू आकृतिक प्रक्रियाएं बहुत धीरे धीरे कार्य करती हैं। और जैसे अगला वाला पॉइंट है, और इन्हें उनके परिणाम द्वारा ही देखा जा या मापा जा सकता है। ये परिणाम क्या है? ये परिणाम कुछ और नहीं अपितु स्थल रूप उनकी विशेषताएं हैं। जैसे कि जो स्टेगलेमाइट और स्टेगलेटाइट है, वो क्या है? जो चूना पत्थर होता है, चूने का जो पानी गिरता है तो पानी ऊपर से नीचे गिरता आता है। एक वो ऊपर से बढ़ता आता है कि जैसे ये है, ये इसका धरातल, तो भाई यहाँ से पानी टपकना स्टार्ट हुआ तो यहाँ से पानी टपकेगा, ये टपका तो यहाँ, तो ये पानी टपका तो ये तो है ही, चूना इसके साथ मिक्स है तो ये तो बढ़ता जाएगा ही जाएगा, और ऊपर से भी ये बढ़ता आएगा। जैसे जैसे बढ़ते आएंगे एक दूसरे में कनेक्ट हो जाएंगे, जुड़ेंगे, तो फिर इसको क्या कह देंगे? स्तंभ कह देंगे। तो ये बात होती है, तो वो एक चीज़ें शो करता है। तो ये अंडरस्टैंडिंग वाली चीज़ें हैं। अतः इन स्थल रूपों का अध्ययन ही हमें इनकी प्रक्रियाओं और कारकों के विषय में बताएगा जिन्हें इन्हें निर्मित किया है या कर रहे हैं। अब नेक्स्ट, अधिकतर भू आकृतिक प्रक्रियाओं का बोध नहीं होता है। हाँ, अधिकतर भू आकृतिक प्रक्रियाओं का बोध नहीं होता है। ऐसी कुछ प्रक्रियाएं बताएं जो देखी जाती हैं तथा कुछ ऐसी प्रक्रियाएं जो देखी नहीं जाती हैं। चूंकि भू आकृतिक कारक अपरदन और निक्षेपण में सक्षम है, वो तो हैं ही। जो भू आकृतिक कारक हैं वो अपरदन और निक्षेपण में सक्षम है। अतः अपरदित और निक्षेपित दो प्रकार के स्थल रूपों का निर्माण करते हैं। प्रत्येक कारक द्वारा कई प्रकार के स्थल रूप विकसित किए जाते हैं जो चट्टानों की संरचना, प्रकार और मोड़, जोड़, विभंग, कठोरता, कोमलता, परागम्यता, अपरागम्यता, भ्रंश, दरार, जोड़ आदि पर निर्भर करते हैं। आदि पे देखो, यहाँ लिख दिया आदि पर निर्भर करते हैं। आदि इसीलिए लगाया कि और भी चीज़ें जुड़ सकती हैं। अगर यूपीएससी इसके अलावा और भी चीज़ें पूछती हैं तो आप उसको गलत नहीं मानेंगे। बुक पढ़ने का यही मतलब है कि हम छोटे छोटे कीवर्ड्स को पकड़ें। कुछ अन्य स्वतंत्र नियंत्रक भी हैं, जैसे कि स्वतंत्र नियंत्रक कौन कौन से हैं? कुछ हैं, तो कुछ हैं, पूरे नहीं, कुछ हैं। मतलब समुद्र तल का स्थायित्व है, भूतल का विवर्तन की स्वरूप है, जलवायु जो स्थल रूपों के विकास को प्रभावित करते हैं। इन तीनों नियंत्रक कारकों में से किसी में व्यवधान आने के कारण भी स्थल रूपों का क्रमबद्ध एवं अनुक्रमिक विकास बाधित कर सकता है। मतलब कर सकता है, 100% पॉसिबल नहीं है कि होगा ही, लेकिन बाधित हो सकता है। यह अध्याय हमें आगे प्रत्येक भू आकृतिक कारक जैसे कि प्रवाहित जल, भौमजल, हिमनद, तरंग और पवनों आदि का संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत करते हैं। यह भी प्रत्येक प्रस्तुत कि इन कारकों द्वारा भूतलीय अपरदन कैसे प्रभावित होता है। इसके साथ ही कुछ अपरदित निक्षेपित स्थल रूपों का विकास भी प्रस्तुत किया जाता है। अब फर्स्ट है प्रवाहित जल के द्वारा। प्रवाहित जल
मतलब कि जो स्थलाकृतियाँ बनने वाली हैं, जो भू आकृतियाँ बनेंगी, वो है प्रवाह जल। तो प्रवाह जल के बारे में थोड़ा मोटा मोटा हम समझ लेते हैं। जो प्रवाह जल होता है, जैसे कि सबसे अधिक वर्षा जो होती है वो क्या आर्द्र प्रदेशों में होती है। आर्द्र प्रदेशों में अत्यधिक वर्षा होगी तो वहाँ क्या होगा, सबसे महत्वपूर्ण भू स्थलाकृतिक कारक के रूप में उभरेगा, तो वो भी है। जब उभरेगा तो धरातल के निम्नीकरण के लिए उत्तरदायी भी होगा ये। तो जो उत्तरदायी होगा तो दो तत्व, मतलब कुछ तत्व होंगे इसमें, तो दो तत्व इसमें मेनली काम करते हैं, जो है धरातल पर परत के रूप में फैलना। तो जल है एक परत के रूप में फैलता है, और जल जो होता है मेनली रेखिक प्रवाह करता है, जो कि घाटियों में, नदियों में और सरिताओं, मतलब नदियां सरिताएं एक ही होता है, तो उनके रूप में बहता है। जब वो बहता है तो क्या करेगा, जो निर्मित अधिकतर जो स्थलाकृतिक रूप है ना, वो ढाल प्रवणता के अनुरूप बहेंगे। जो जल होगा, जैसा ढाल होगा, जैसे कि गंगा नदी का ढाल है, तो मैक्सिमम जो ढाल है वो नॉर्थ की तरफ, सॉरी ईस्ट की तरफ है इंडिया का, तो मैक्सिमम नदियाँ इसी तरफ जाती हैं, ईस्टर्न फ्लो में जाती हैं, ईस्टर्न और साउथ ईस्ट तरफ में। तो ऐसा होता है, तो नदियों का क्रमक जो होगा, युवा अवस्था में नदियाँ बहुत तेज तरीके से भागेंगी, ये होगा। तो अब क्या होगा, जब तेज ढाल होगा तो अपर्दन के कारण अपर्दन होगा, अपर्दन ज़्यादा होगा, तेजी से जा रहा है, तो ये मंद ढाल बनेंगे, जो मंद ढाल बनेंगे। जब मंद ढाल बन जाएंगे तो क्या होगा, नदियों का वेग फिर कम हो जाएगा। जब कम होगा तो फिर इससे भाई निक्षेपण आरंभ हो जाएगा। जब निक्षेपण होगा तो फिर निक्षेपण होगा तो फिर कुछ चीज़ें बनना स्टार्ट होंगी ना। जो प्रभावित जल का जितना मंद होगा उतने ही अधिक निक्षेपण होंगे। तब जो अधिक निक्षेपण होंगे तो फिर कुछ ना कुछ बनना स्टार्ट हो जाएगा। तो ऐसा ही है। तो जो अपर्दन के कारण जो होता है, तो मैक्सिमम क्या होता है, जो अपर्दन होगा प्रवाहित जल से, वो अधोगामी कटाव कम हो जाएगा। फिर अपर्दन तो तटों का पार्श्ववर्तन बढ़ जाएगा, अधोगामी कम होगा तो पार्श्ववर्तन बढ़ेगा, जिसके फलस्वरूप पहाड़ियां और घाटियां समतल मैदानों में परिवर्तित होने लग जाएंगी। ये है। तो इसको हम समझते हैं, फिर आगे और भी इसको पढ़ेंगे। तो इतना यहाँ तक हो जाना चाहिए। तो जो आर्द्र प्रदेशों में है, जहाँ अत्यधिक वर्षा होती है, प्रवाहित जल सबसे महत्वपूर्ण और भू आकृतिक कारक है। जो धरातल का निम्नीकरण के लिए उत्तरदायी है। प्रवाहित जल के दो तत्व होते हैं, फर्स्ट धरातल पर परत के रूप में फैला हुआ, और दूसरा होता है रैखिक प्रवाह, जो घाटियों, नदियों, सरिताओं के रूप में बहता है। जो प्रवाह जल द्वारा निर्मित अधिकतर अपर्दत स्थल रूप ढाल प्रवणता के अनुरूप बहुत बहती हुई नदियों पर आक्रामक युवावस्था से संबंधित होते हैं। कालांतर में जो तेज ढाल लगातार अपर्दन के कारण मंद ढाल में परिवर्तित हो जाते हैं, परिणाम स्वरूप नदियों का वेग कम हो जाता है, जिससे निक्षेपण आरंभ होता है। जो तेज ढाल में बहती हुई सरिताएं भी कुछ निक्षेपित भू आकृतियां बनाती हैं, लेकिन ये नदियों के माध्यम और धीमे ढाल पर बने आकारों में अपेक्षाकृत बहुत कम होते हैं। प्रवाहित जल का ढाल जितना मंद होगा उतना ही अधिक निक्षेपण होगा। जब लगातार अपर्दन के कारण नदी तल समतल हो जाए तो अधोगामी कटाव बढ़ जाएगा, अधोगामी कम होगा तो फिर अधोगामी कटाव या पार्श्व अपर्दन बढ़ जाएगा, जिसके फलस्वरूप पहाड़ियां और घाटियां समतल मैदानों में परिवर्तित होने लगेंगी। तो ये बात यहाँ तक है। जैसे कि अभी नेक्स्ट है तो स्थल प्रवाह ओवरलैंड फ्लो। तो ओवरलैंड फ्लो में मैंने है कि परत अपर्दन के कारण होगा। आप जब समतल होने लगेंगे तो ये परत अपर्दन और संकीर्ण और विस्तृत मार्गों पर हो सकता है। जो स्थलगत प्रवाह, जो संकीर्ण मार्ग होंगे तो वहाँ पे होना स्टार्ट होगा। तो जो अपर्दन है, परत अपर्दन का कारण है। तो यह परत धरातल की अनियमितताओं के आधार संकीर्ण और विस्तृत मार्गों पर हो सकता है, और प्रवाह जल का घर्षण के कारण बहते हुए जल द्वारा कम और अधिक मात्रा में बाहर लाए गए तलछटों के कारण छोटी और तंग क्षुद्र सरिताएं बनती हैं। ये क्षुद्र सरिताएं धीरे धीरे लंबी, विस्तृत और अवनलिकाओं में विकसित होती हैं। जो अवनलिकाओं का कालांतर में अधिक गहरी, चौड़ी और लंबी विस्तृत होकर एक दूसरे से सम्मिलित होकर घाटियों का जाल बनाती हैं। और प्रारंभ अवस्था में अधोमुखी कटाव अधिक होता है, और बाद में फिर कौन सा होता है, अधोमुखी फिर पार्श्व, जिससे अनियमितता जैसे जलप्रपात, सोपानी जलप्रपात इत्यादि का निर्माण होता है और लुप्त हो जाते हैं, जो लुप्त होने लगते हैं। फिर
मध्य अवस्था में क्या होता है, युवा अवस्था, मतलब युवा अवस्था, मध्य अवस्था, ये सब तीनों नदियों में आती हैं। तो मध्य अवस्था में सरिताएं नदी में धीमा कटाव करती हैं, घाटियों में पार्श्ववर्तन अधिक होता है, कालांतर में घाटियों के किनारे की जो मंद ढाल होती है, इसी प्रवाह से बेसिन के मध्य विभाजक तथा तब निम्न हो जाते हैं, तब तक के ये पूर्णतः समतल हो जाते हैं और अंततः एक धीमे धीमे उच्चावच का निर्माण करते हैं, जिससे यत्र तत्र अवरोधी चट्टानें अवशेष दिखाई देते हैं, जिन्हें मैनार्ड नेक्स कहते हैं। नदी अपरदन के द्वारा बने इस प्रकार के मैदान संप्राय मैदान या पेलीप्लेन्स कहलाते हैं और प्रभावित जल से निर्मित प्रत्येक अवस्था की स्थिर रूप संबंधी विशेषताओं का संक्षिप्त वर्णन। अब है ए, अब यहाँ से आएगा युवावस्था, आएगा फिर प्रौढ़ आएगा, फिर आएगा तुम्हारा वृद्धावस्था, इन तीनों में इनको पढ़ा जाएगा। इसके बाद फिर अपर्दित स्थलाकृतियाँ स्टार्ट होंगी यहाँ से। तो हम इसको स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।